हाँ, चलिए। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट डू मीन बाय मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो देखिए, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसका कोऑर्डिनेट हमने डिफाइन किया था आरसीएम इज इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू mn। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हुआ। इसका अगर हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा? ये पूरे का डेरिवेटिव आएगा। ये पूरे के डेरिवेटिव को क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जब करना है तो m1 इंटू डी r1 वेक्टर बाय dt प्लस m2 इंटू डी वेक्टर बाय dt प्लस m3 इंटू डी r3 वेक्टर बाय dt प्लस अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। अब ये आरसीएम डी आरसीएम बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है क्या? डी आरसीएम बाई डी टी इज वीसीएम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज इक्वल्स टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस mn vn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अब m1 v1 वेक्टर क्या हो जाएगा हम लोगों का? m1 v1 वेक्टर क्या हो जाएगा? सॉरी, एक तो ये क्या हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया कि भाई अगर कोई 2 3 4 5 6 कितने भी पार्टिकल्स है तो उन सबकी अगर मोशन है तो इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दैट इज हाउ यू फाइंड द वीसीएम, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको लिखने का एक तरीका और क्या है कि ये जो टर्म है सम ऑफ ऑल मासेस का, इसको इधर मल्टीप्लिकेशन में लेके आ जाओ। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn इंटू VCM इज इक्वल्स टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू mn vn वेक्टर। ये इंटू VCM क्या होगा? टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर विच इज इक्वल्स टू पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम प्लस अप टू nth वेक्टर का मोमेंटम। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया, ये मोमेंटम के टर्म्स में इक्वेशन हो गया सेंटर ऑफ मास की। अब वहीं पे अगर मान लो हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बदले वही रिलेशन को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, डेरिवेटिव ऑफ VCM with respect to dt is equal to 1 into derivative of v1 vector with respect to dt
प्लस m2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v2 वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dt प्लस mn इंटू डेरिवेटिव ऑफ vn वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dt होल डिवाइडेड बाय m2 प्लस mn। अब हम लोगों ने बोला कि ये जब रिलेशन आ गया तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लोग क्या करेंगे? m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस mn an वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। ये इधर मल्टीप्लाई किया, this is equals to m1 a1 vector plus m2 a2 vector एक तो ये ACM की इक्वेशन होगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। ये क्या हो गया? फोर्स की इक्वेशन F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? दिस। तो अभी आपकी इक्वेशन क्या बन गई? टोटल मास इंटू ACM इज इक्वल्स टू द नेट फोर्स। ये रिलेशन आपको नहीं पता था यूज कर सकते कि नहीं, तो ये हमने निकाल के क्या कर लिया? प्रूफ कर लिया कि ये तो रिलेशन वैलिड है। अब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर मतलब सबके फोर्सेस का एडिशन सारे पार्टिकल्स पे लगने वाले फोर्सेस का एडिशन का मतलब क्या हो गया? नेट फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। तो आप जब इसको नेट फोर्स को मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इसको नेट फोर्स, ये वाली चीज को राइट हैंड साइड को नेट फोर्स पुट करोगे तो ये नेट फोर्स हो गया इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जा सकता है? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्लियर है? तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास करेंगे तो एक्सेलरेशन किसका मिलेगा? सेंटर ऑफ मास का। नोट कीजिए इसको। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन पूरा नोट मत, यानी ये मत कीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या बोला गया है। टू पार्टिकल्स A एंड B ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg रिस्पेक्टिवली, मतलब A का मास कितना दिया हुआ है? 1 kg और B का मास कितना दिया हुआ है? 2 kg आर प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर विथ वेलोसिटीज UA इज 200, इसको ऊपर फेंका विथ वेलोसिटी 200 और B को नीचे फेंका विथ वेलोसिटी 50। Initially they were 90 meters apart, 90 meters apart है. They collide in air and stick with each other. Find the maximum height attained by the center of mass of the particles. Assume acceleration of gravity due to assume acceleration due to gravity be constant. तो क्या किया है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये दो पार्टिकल्स हैं. ये दो पार्टिकल्स का क्या होगा? एक सेंटर ऑफ मास होगा. अब वो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो हमने बोला कि भैया सेंटर ऑफ मास जहां पे भी होगा, इसको अगर ओरिजिन माना तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 इंटू इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 प्लस 2 इंटू 90 अपॉन 1 प्लस 2. इसको आप देखेंगे तो क्या आएगा? 60 मीटर्स. सेंटर ऑफ मास विल कम एट हाइट ऑफ 60 मीटर्स.
अब सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? m1 is 1 kg into plus 200 plus 2 kg into minus 50 upon 1 plus 2, which is 200 minus 100 by 3, which is 100 by 3 meters per seconds. और वहीं पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखेंगे. वन इंटू माइनस जी प्लस 2 इंटू माइनस जी अपॉन 1 प्लस 2, which is minus 3g by 3, which is equals to minus g. ठीक है. अब हमने बोला कि फाइनल वेलोसिटी टॉपमोस्ट पॉइंट पे क्या हो गई? 0. सेंटर ऑफ मास के मोशन को स्टडी करते हैं तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज 100 by 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इज s. सॉल्व करेंगे तो s आ जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 2g विच इज 20. आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 500 by 9. बट 500 by 9 इज नॉट योर फाइनल आंसर. क्यों? क्योंकि 500 by 9 इज फ्रॉम दिस हाइट. इनिशियल पोजीशन से, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है. तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 by 9 प्लस 60. क्लियर है क्या सबको? चलिए, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए. क्वेश्चन में बेसिकली सिंपली ये दिया हुआ है कि इसका मास 2 kg है, इसका मास 1 kg है. You have to find the acceleration of center of mass. हाँ, एक से ना. तो जब दो पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं तो इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता. जो फोर्स है वो उनके आपस के बीच का इंटरनल फोर्स है. तो फोर्स ऑन द सिस्टम क्या हो गया? 0 हो गया. नेट एक्स्ट्रा फोर्स ऑन द सिस्टम क्या हो गया? 0 हो गया. अब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम अगर 0 है तो उसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0. उसको कोई कोलिजन से कोई इफेक्ट नहीं होगा. जो मोमेंटम जो पहले था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी होगा. हमने जो मोशन लिया है वो किसका लिया है? पहले से ही कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का मोशन लिया है. तो उसके मोमेंटम में या उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो जो दोनों के बीच के फोर्सेस है वो क्या हो गए? इंटरनल फोर्सेस हो गए. अगर उस समय पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता तो चीज़ें बदलती. तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते थे. वो हम कोलिजन में जाके, कोलिजन के भी आगे इंपल्स में जब हम लोग लिखेंगे तब हम लोग देखेंगे वो वाली चीज़. टॉपमोस्ट पॉइंट पे ग्रेविटी की वजह से कम होते हैं. सेंटर ऑफ मास की 0 है, वो भी एक्चुअल वेलोसिटी 0 रहेगी उसमें दोनों पार्टिकल्स की. क्या नहीं, दोनों की कुछ ना कुछ रहेगी, बट सेंटर ऑफ मास की 0 है. करने के बाद कोलाइड करने के बाद दोनों, अभी देखो कोलाइड करने के बाद कैसे जा रहे हैं ये हमको दिया नहीं है. तो मैं अगर एज्यूम कर लूं कोलाइड करने के बाद चिपक गए और एक साथ मूव कर रहे हैं तो आप वैसे कर सकते हैं. कोलिजन तो क्या होगा, कैसे होगा, वो कोलिजन अपने आप में क्या कैसे होता है वो हम लोग कोलिजन के टॉपिक में देखेंगे उसको. ठीक है. इनिशियली सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा क्या? पार्टिकल बी नीचे आ रहा है, ठीक है, बट ए कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है. तो
ए का इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, यानी बेसिकली आप देखोगे अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास नीचे आता तो इनिशियल वेलोसिटी क्या नीचे की थी, नेगेटिव, बट ये वाला टर्म छोटा है, ये वाला टर्म बड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव आई, मतलब सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अगर ये 2 किलो के बदले ये 5 किलो होता तो ये निगेटिव हो जाती टर्म, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास नीचे जाता, और इनिशियली नीचे जाता तो आगे भी नीचे ही जाने वाला है, वो ऊपर तो जाने ही नहीं वाला है। सिक्सटी मीटर्स ही हो जाएगी मैक्सिमम हाइट, 60 भी नहीं रहेगी, फिर जो भी आएगी उस समय पे वो मास को लेके। क्या हो गया, क्या आया? इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g/3 डाउनवर्ड्स, इसका एक्सेलरेशन g/3 अपवर्ड्स। एसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू g/3 प्लस 2 इंटू माइनस g/3 अपॉन 1 प्लस 2, which is g/3 minus 2g/3 by 3, which is minus g/3 upon 3, which is minus g/9। हाँ, मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी, एफ नेट कैसे निकालेगा, एफ नेट के लिए पहले टेंशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेट फोर्स जब लेना है तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा, टी माइनस एम जी, इसके ऊपर भी नेट फोर्स टी माइनस एम जी, तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जब देखेगा तो क्या होगा, 2t माइनस इसका एम जी और इसका एम जी, तो 2t माइनस 3g, तो पहले टी निकालना पड़ेगा फिर उससे सॉल्व होगा। तो या तो वो करना है तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो ब्लॉक्स है, पूरा क्वेश्चन ये मत कीजिएगा आप लोग नोट, यानी सीधा डायग्राम पे से आप इंफॉर्मेशन ये कर सकते हैं। ये जो है ये मास m है, ये मास m है, ये फिक्स्ड है, म्यू 0 है,
क्या हो जाएगा इसका? इसका एक्सेलरेशन नीचे कितना आएगा? g/√2। इसका एक्सेलरेशन नीचे कितना आएगा? g/√2। अब मैं ये कर सकता हूं m इंटू g/√2 प्लस m इंटू g/√2 अपॉन m प्लस m। सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास क्या आएगा? g/√2। नहीं कर सकता मैं ये। गुड। क्यों नहीं कर सकता? डायरेक्शन सेम नहीं है दोनों के। तो मैं अगर ये कर रहा हूं तो गलत है। देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू डू दिस। एक एकदम बेसिक वाला वे क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x माना, वर्टिकल एक्सिस को y माना, इसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स लिखे। इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या आएगा कि भाई इधर 45 डिग्रीज, इधर भी 45 डिग्री, g/√2 cos 45। तो एक्सेलरेशन ऑफ b क्या होगा? g/2 i कैप माइनस g/2 j कैप। और a का एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस g/2 i कैप माइनस g/2 j कैप। फिर हमने क्या किया? m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। एक दूसरा थोड़ा सा तरीका ये हो सकता है कि ये अगर आपको दिख रहा है कि ये डायरेक्शन और डायरेक्शन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो इसको मैंने अगर x बोला, इसको y बोला, तो मैं सीधा कर सकता हूं कि ACM क्या हो जाएगा मेरा? mg/√2 i कैप प्लस mg/√2 j कैप अपॉन m प्लस m इज व्हाट? 2m। तो g/2√2 i प्लस g/2√2 j। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ACM का? g/2। तो ये मैं कर सकता हूं, बट ये कब कर सकता हूं? सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर आई कैप जे कैप में लिखा है तो मैं ये करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर गंदगी हो जाएगी, फिर मुझे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो टीडीएस हो जाएगा। फिर वही करना हुआ ज़्यादा अच्छा है। बट सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। क्लियर? हाँ, नेट एक्सेलरेशन निकाल ही नहीं सकता क्योंकि एक्सेलरेशन दो अलग अलग बॉडीज के हैं। ये क्वेश्चन में तो फिर भी मास सेम दिया है, तो नेट एक्सेलरेशन निकाल लेगा तो काम चल जाएगा। बट जरूरी नहीं है हमेशा मास सेम रहेगा। एक का मास m है, एक का मास 2m है, फिर तो नेट एक्सेलरेशन कैसे बोल देगा? सेंटर ऑफ मास भी तो निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर ऑफ मास निकाल लेगा। अब ACM कैसे निकलेगा? m1a1 प्लस m2a2। अब अगर m1 और m2 सेम नहीं है तो तू सीधा ACM कैसे निकालेगा? ठीक है ना? कंपोनेंट्स में ब्रेक करना कंपलसरी है, चाहे वो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन में एक्सप्लेन, यानी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हम लोग समझ लेते हैं। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन स्पीड ऑफ मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज। At the highest point, the breaks into two parts. At the highest point, the projectile breaks into two parts of masses in the ratio 1:3. 1:3 के दो पार्ट्स में ब्रेक करता है at the highest point. After explosion, the lighter part comes to rest. Lighter part comes to rest. Then find the distance from the launching point to the point where the heavier mass lands. Heavier mass कहाँ जाके गिरेगा, इसका हमको कोऑर्डिनेट बताना है।
ये मेरा क्वेश्चन है। एक बार अब आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ, क्या होगा, जैसे हम लोगों ने इलस्ट्रेशंस देखे थे, उसमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि कोई बॉम्ब कोई दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं या एक पार्टिकल दो पार्टिकल में ब्रेक कर रहा है, तो कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा। तो सेंटर ऑफ मास जैसे मूव कर रहा था पहले, वैसे ही वो मूव करना कंटिन्यू करेगा। सेंटर ऑफ मास का मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम सेंस। तो सेंटर ऑफ मास ऐसे आया, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे जो यहां जा रहा था, यहीं पे जो उसका कौन सा पॉइंट पे जो उसका रेंज है, वही वाले इस पे जाके सेंटर ऑफ मास हिट करेगा। बट अब दो पार्टिकल्स ब्रेक हो गए, तो असली में कोई पार्टिकल जाके वहां पे रेड वाला ट्रेजेक्टरी फॉलो करने वाला है क्या? असली में कोई पार्टिकल रेड ट्रेजेक्टरी फॉलो नहीं करने वाला है। क्या होने वाला है, एक पार्टिकल रेस्ट पे जो आ गया जिसका मास 0 है, वो वहां से गिर के सीधा यहां आके जमा हो जाएगा। और अगर सेंटर ऑफ मास यहां पे है, तो जो 3m वाला मास है वो यहां तक कहीं गया होगा, ताकि सेंटर ऑफ मास बीच में आए। अरे हाँ ना बोलो। अब रेंज क्या होता है, कितने दूर जाके गिरा ये निकालना है। रेंज u स्क्वेर 2u स्क्वेर इंटू क्या था, u स्क्वेर साइन टू थीटा बाय g। साइन टू थीटा को लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। u स्क्वेर साइन टू थीटा बाय g होता है ना, तो g का होता है, g की वैल्यू क्या ले ली 10, एक 0 कट, 5 5 25 25 एक कट तो 4 40 80 इंटू 12 960 मीटर्स। अगर इसको ओरिजिन लिया तो सेंटर ऑफ मास कहां कितने दूर जाके गिरेगा 960। सेंटर ऑफ मास यहां से कहां तक कहां जाके गिरेगा 960 इज इक्वल्स टू m1, यानी कि मास m, उसका मास उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 480 प्लस 3m, उसका कितना डिस्टेंस गया मेरे को नहीं पता, x अपॉन 4m। mm कट, इसको 960 इंटू 4 किया तो क्या हो गया 3840 माइनस 480
इज इक्वल्स टू 3x। 3840 माइनस 480 कितना हो जाएगा? 3360 बाय 3। x इज इक्वल्स टू 1120 मीटर्स। 1120 यहां से आया, हमको वही पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द हेवियर मास लैंड्स। हाँ बोलिए ना सर। मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह वो वाली पार्ट अलग हो गया। अभी हम सेंटर ऑफ मास के से बात कर रहे हैं, इसके लिए हमने ये किया। मोमेंटम कंजर्वेशन करके आप टॉप पे दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी निकल के फिर आप उसका प्रोजेक्टाइल इक्वेशन लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस 2 लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या है, दो बॉल्स है, एक का मास 3 kg है। ये जो बॉल है इसका मास 3 kg है, ये ऐसे जा रहा है 37 डिग्रीज के एंगल पे। दूसरा मास जो है वो क्या है, 5 kg। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 5 है, डायरेक्शंस अलग अलग है बट दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 है। वो दोनों ओरिजिन पे कोलाइड कर रहे हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 3 सेकेंड्स बिफोर द कोलिजन। अब वो 3 सेकेंड्स बिफोर बोला है कि 4 सेकेंड्स बिफोर बोला है कि 5 सेकेंड्स बिफोर बोला है? दे आर ऑल ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। स्पीड में वेरिएबल स्पीड नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन सेम ही रहेगा हर समय पे। तो वो कैसे निकलेगा? बेसिकली V1 को क्या लिख सकते हैं आप, पता है क्या? 5 इंटू कॉस 37 इज वॉट? 4/5 इंटू माइनस आई कैप प्लस 5 इंटू 3/5 इंटू माइनस जे कैप। V2 को 5 जे कैप। This is minus 4i cap minus 3j cap. अब क्या हो गया, 3 kg इंटू माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5 इंटू 5j कैप अपॉन 3 + 5 इज 8। ये क्या हो गया, माइनस 12i कैप माइनस 9j कैप प्लस 25j कैप बाय 8। माइनस 3i कैप बाय 2 माइनस 9 + 25 इज प्लस 16 plus 16 by 8 is plus 2j cap. So this is your velocity of center of mass. अब बोला find the position of center of mass 2 seconds after the collision. एक्चुअली हम बात करें तो कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगी क्या? नहीं, वही रहेगी। तो एट द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था? बिफोर द कोलिजन यही था, आफ्टर द कोलिजन यही है। कोलिजन कहां पे हो रहा है? ओरिजिन पे। तो 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेलोसिटी वेक्टर। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। बराबर है ना? दोनों ओरिजिन पे कोलाइड किए, उसके बाद वेलोसिटी क्या है सेंटर ऑफ मास की? यही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। नोट कीजिए।